dear students. Bete, are you ready to participate in further discussion of nationalism in India? I hope you have understood the terms non-cooperation and Swaraj. And we have discussed in our previous lecture that how different social groups interpreted the term Swaraj in their own ways. Today we will discuss the next topic, in which we will discuss about why did Gandhiji decide to withdraw the non-cooperation movement. कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, क्या रीज़न था, क्योंकि ये एक क्या था, मास स्ट्रगल, ठीक है ना, एक जन आंदोलन था और उस जन आंदोलन को उन्होंने वापस लेने का फैसला किया। तो ऐसा क्या हुआ था, व्हाट हैपन कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। देखिए, आप फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, द मूवमेंट वाज टर्निंग वोलेंट इन मैनी प्लेसेस। गांधी जी को लगने लगा था, ठीक है ना, कि जो ये जन आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये बहुत सारे स्थानों पर हिंसक हो गया था। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अलग अलग जगह लोग बाजारों को लूटने लगे थे, पुलिस चौकियों पर हमला करने लगे थे, कर देने से इनकार भी करने लगे थे, ठीक है, नाए धोबी बंद का ऐलान भी किया था। तो वो धीरे धीरे क्या हो गया था, वॉयलेंट हो गया था। और इस तरह से हिंसा हो जाने के कारण गांधी जी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दोनों ही सत्याग्रह भी और नॉन कोऑपरेशन दोनों ही नॉन वायलेंस वे में चाहते थे, अहिंसात्मक रूप से आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्हें ये भी फील हुआ कि सत्याग्रह इज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। कि जो भी लीडर्स हैं या फिर जो सत्याग्रही आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनको एक प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ठीक है ना। नया आंदोलन या आंदोलन में भाग लेने से पहले उन्हें प्रशिक्षित किया जाए कि किस तरह से अहिंसात्मक रूप में आंदोलन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ नेता ऐसे भी थे, मतलब सम लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। कि मतलब वो प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीडर्स फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स, कि वो इन परिषदों में रहते हुए ही ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकते थे, ठीक है ना, आर्ग्यू भी कर सकते थे सुधार के लिए, मतलब सुधार के लिए वकालत करना जो है वो भी तभी पॉसिबल था। या फिर ये कह सकते हैं कि ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, कि ये दर्शा सकते थे कि ये परिषदें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक। इनके साथ साथ एक ये भी था कि चोरा चोरी जो गोरखपुर यूपी में है उस स्थान पर एक जो डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन है वो बाज़ार के अंदर एक हिंसक टकराव में बदल जाता है पुलिस के साथ, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मतलब जगह जगह ऐसे ही क्लैश या वॉयलेंट क्लैश होते हैं, जिसके कारण गांधी जी जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। एंड आफ्टर सीइंग या हियरिंग दीज इंसिडेंट्स लाइक वॉयलेंस, गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब वो निश्चय करते हैं कि अब उन्हें क्या करना है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेना है, बंद करना है। इसके साथ साथ ही परिषदों में वापस लौटने के लिए CR दास और मोतीलाल जो नेहरू हैं बेटा, वो स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी, तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मतलब फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये स्वराज पार्टी का गठन करते हैं उसी में रहते हुए। किस लिए? टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, कि कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन राजनीति में वापस लौटने के लिए किया जाता है, ठीक। अब इसके साथ साथ दो इफेक्ट और होते हैं इसी सिचुएशन में। इंटरनल जो डिबेट या जो डिसीजन चल रहा था, डिबेट मतलब उस असहमति का माहौल। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये नेता थे, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता थे जो उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे, मतलब फुल इंडिपेंडेंस के लिए। तो इनके बीच जो ये डिसेंशन चल रहा था, असहमति या जो डिबेट चल रहा था, ये जो है इसने एक नई रूपरेखा है वो बना ली थी। तो उसके पीछे दो फैक्टर थे। पहला बेटा, एक तो था डिप्रेशन, ठीक है ना, कि ग्रेट जो डिप्रेशन या फिर आर्थिक महामंदी आ गई थी 1926 से। जो भी आपके एग्रीकल्चर जो प्राइसेस हैं उनके प्राइसेस गिर गए थे, मतलब बिगेन टू फॉल, और कोलैप्स हो गए थे आफ्टर 1930। 1930 के बाद तो पूरी तरह ही वो धराशायी हो गए थे। और इसीलिए, ठीक है ना, एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो या उनका जो एक्सपोर्ट्स है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन कम होता चला गया। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रिवेन्यू। किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि इस कम कीमत पर वो अपने कृषि उत्पादों को बेचें, ठीक है ना, उनका निर्यात नहीं हो पा रहा था और उपज ना बेच पाने की वजह से वो लगान भी नहीं चुका पा रहे थे, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो था वो था आपका साइमन कमीशन का आना। सेकंड जो आपका साइमन कमीशन था, देखो बेटे, दिस वाज ए स्टेटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो है उन्होंने एक कमेटी या फिर कमीशन बनाया हुआ था जिसकी अध्यक्षता, लीडरशिप का काम उनका था, मतलब वो उस कमीशन के हेड थे। इसीलिए ये जो कमीशन जब इंडिया में लाए तो उसको नाम ही दे दिया गया क्या, साइमन कमीशन। मतलब सर जॉन साइमन के नाम पर ही इस रिपोर्ट या कमीशन का नाम साइमन कमीशन कहा गया। क्या
किस चीज़ से रिलेटेड था देखिए, इट वाज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि हम जो आंदोलन कर रहे थे सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है ना, उनके जवाब के अंदर ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन सेट किया गया था, ठीक है ना, ब्रिटेन के अंदर ही, मतलब ब्रिटेन के अंदर ही ये कमीशन है वो तैयार किया गया था। और इसका जो काम था वो क्या था, टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस, कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी कार्यशैली का अध्ययन करना है, उसको देखना कि वो कैसे कार्य हो रहा है, और दूसरा उसके बारे में सुझाव देना, मतलब हमारी कार्यशैली को भी देखना और उसमें सुझाव भी देना है। परंतु इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, ऑल वर ब्रिटिश, के सारे ब्रिटिश रखे गए थे, मतलब किसी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया, इसीलिए हमने इसका विरोध किया। तो जब 1928 में साइमन कमीशन भारत के अंदर आता है अपनी टीम के साथ में, तो जो भारतीय, जिसके अंदर आपके कांग्रेस लीडर्स भी आ गए और आपके मुस्लिम लीग के लीडर्स भी आ गए, ये मिलकर डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अगेंस्ट साइमन कमीशन, और नारे लगाते हैं, मतलब उनका स्वागत करते हैं, किससे, गो बैक साइमन के नारों के साथ, कि साइमन वापस जाओ, मतलब हमें आपकी ये रिपोर्ट या ये कमीशन स्वीकार नहीं है जिसके अंदर आपने किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया है, ठीक है। अब इसके साथ ही इरविन जो है वो लोगों को पेसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए, ये आपकी जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर भारतीयों को आमंत्रित करते हैं कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही, ठीक है ना, डिसीजन लिया जाएगा आगे की चर्चा के बारे में। परंतु बेटे हम इतनी सी बात, या फिर यूँ कह सकते इतने से मानने को तैयार नहीं थे, ठीक है ना। कैसे, वैसे ही जब आप छोटे होते हैं तो आपको क्या, बहलाने के लिए या फिर आप नाराज़ हो जाते तो आपको मनाने के लिए चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ी वगैरह ये सब दे दिया जाता था और आप मान जाते थे। थोड़े समझदार होने जाने के बाद में आप क्या, आप कहते हो पापा अब चॉकलेट से काम नहीं चलेगा, अब मुझे क्या रेस्टोरेंट में डिनर करना है। हमारे साथ भी यही था। अब उनके इन छोटे छोटे ऐलान से, ठीक है ना, वो हमें शांत नहीं कर सकते थे या बहला नहीं सकते थे। हमने भी बड़ी डिमांड कर डाली, किसकी, फुल इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज की। और इसीलिए गांधी जी जो है उन्होंने क्या, जो लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ था 1929 में, तो उसकी प्रेसिडेंटशिप मतलब अध्यक्षता गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो उन्होंने क्या, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट या फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी 1930, ठीक है ना, वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, कि ये दिन जो है ये पूर्ण स्वतंत्रता या फिर पूर्ण स्वराज के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसलिए लोग क्या करेंगे इस दिन, कि व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। परंतु बेटा फिर भी ज़्यादातर लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और इसी समय आपके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन मतलब दलित वर्ग संस्था का गठन किया था, ठीक है। अब कई बार अक्सर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आता है कि क्या कारण था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नवंबर में बनकर तैयार हो गया था, नवंबर 1949 में, फिर भी हमने उसको लागू किया कब, आपके जनवरी 1950 में। क्या रीज़न था, तो उसके पीछे यही रीज़न था क्योंकि हमने सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी को फुल इंडिपेंडेंस के रूप में। तो हम हमारे संविधान को भी इसी की याद में उसी दिन मतलब 26 जनवरी को, ठीक है ना, अडॉप्ट करना चाहते थे। इसलिए नवंबर में कंप्लीट हो जाने के बाद भी, ठीक है ना, हमने 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है ना, उसे लागू करवाया। ओके, ये था बेटा आपका साइमन कमीशन या फिर आपका कांग्रेस सेशन या लाहौर कांग्रेस सेशन जिसे कहा जाता है, जो फुल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज के नाम से भी पूछ लिया जाता है। अब गांधी जी बेटे एक और मास एजिटेशन या मास स्ट्रगल या जन आंदोलन चाहते थे जिसमें सभी भारतीय हैं वो फिर से हिस्सा लें। कैसे, जैसे आपका नॉन कोऑपरेशन था उसी तरह से अब गांधी जी एक ऐसी चीज़ ढूंढने लगे जो सब में कॉमन हो, ठीक है ना, जिससे सब एक हो जाएं। सो महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, मतलब देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। इसीलिए 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने क्या किया, जो उस वक्त वायसराय थे इरविन, उनको 11 डिमांड्स का एक पत्र भेजा। उनके अंदर उन्होंने 11 मांगे रखी। मांगे मतलब कि हमारी ये डिमांड्स है जिनको आपको फुलफिल करना है। जैसे आप पर्ची पकड़ा देते हो ना अपने पेरेंट्स को मार्केट से चीज़ें लेकर आने के लिए, तो वैसे ही अब जो वो 11 डिमांड्स थी बेटा वो हर क्लास से रिलेटेड थी। कि उनके अंदर गांधी जी ने डिफरेंट क्लासेस को इंक्लूड किया, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स,
कि उद्योगपति से लेकर और किसानों तक की मांगे थी, परंतु एक चीज़ कॉमन थी जो सबसे रिलेटेड थी, जो पूरे देशवासियों को एक करने का काम करती थी, और वो था एबोलिशन ऑन साल्ट टैक्स, कि जो आपका नमक है उसका नमक कर जो है, ठीक है ना, उसे एबोलिश या समाप्त किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड, कि ये कितना भी गरीब हो और कितना भी अमीर हो, सभी अपने आहार या भोजन में इसे शामिल करते थे, ठीक है। तो सबके लिए कॉमन था कि एक नमक का प्रयोग सबके द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, इसके ऊपर सरकार जो है उसकी मोनोपोली थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑन साल्ट, मतलब नमक बनाने के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश सरकार जो है उसका एक अधिकार था कि नमक सिर्फ वही बनाएगी। अब ब्रिटिश सरकार नमक बना रही है और इस्तेमाल है वो सभी भारतीय कर रहे हैं, इसका मतलब उसे हर व्यक्ति से कर मिल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इसलिए गांधी जी को एक पावरफुल सिंबल दिखाई दिया, ठीक है ना, मतलब एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। कौन? क्या बेटा? साल्ट। अब देखिए गांधी जी हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया वॉइसरॉय को कि 11 मार्च तक उन्हें ये फुलफिल करना है इन डिमांड्स को, अदरवाइज, ठीक है ना, उन्होंने लेटर में ये भी लिखा कि द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, ठीक है ना, कि कांग्रेस जो है वो क्या करेगी बेटा, 11 मार्च तक इन मांगों का अगर पूरी नहीं होती है तो उसके बाद वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। लेकिन इरविन जो है, मतलब वायसराय इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, इसीलिए गांधी जी जो है उन्होंने अपना मूवमेंट है वो शुरू कर दिया। वो अपने बेटे 78 जो वॉल्टियर्स हैं, मतलब 78 वॉल्टियर्स को साथ लेके, उनका जो आश्रम है साबरमती गुजरात में, वहाँ से और गुजरात के कोस्टल टाउन जो है डांडी, वहाँ तक 240 मील तक चले, मतलब उन्हें वहाँ तक पहुँचने में 24 डेज लगते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि एवरेज एक दिन जो है वो 10 मील चलते हैं, ठीक है। रास्ते में गांधी जी जहाँ भी जाते थे तो बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आते थे, ठीक है, और वहाँ गांधी जी उनको बताते थे। गांधी जी टोल्ड देम व्हाट ही मीन्ट बाय स्वराज एंड आर्ग्यू देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, कि स्वराज का मतलब क्या है और हमें किस प्रकार शांतिपूर्वक अवज्ञा करनी है, ठीक है ना, अंग्रेजों का कहना ना मानकर। एंड ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड सेरेमनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। 6 अप्रैल को जब वो पहुंच जाते हैं डांडी में, तो वहाँ समुद्र के पानी को उबालकर उससे नमक बनाते हैं। अब नमक हमने बनाया, इट मीन्स यहाँ जो मोनोपोली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसको हमने वायलेट कर दिया है, ठीक है ना, हमने उनके उस कानून को तोड़ दिया है। इसका मतलब हमने कानूनों का अवमानना या अवहेलना की है। तो यही आपका क्या है? सिविल डिसोबीडियंस, मतलब डिसोबे द ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, या ब्रिटिश डिसोबे द रूल्स मैन्युफैक्चर्ड या फ्रेम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, की ब्रिटिश सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं उनको डिसोबे करना, उनकी अवमानना या उनकी अवहेलना करना, उसे ना मानना। तो यहाँ से शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। कई बार ये पूछा भी जाता है कि विच इंसिडेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो बेटा किससे होगी? साल्ट मार्च या आपकी डांडी मार्च, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पहला कानून तोड़ दिया है। नॉन कोऑपरेशन में हम कोऑपरेट नहीं कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अब हम सिर्फ कोऑपरेट नहीं, हम उनके बनाए हुए कानूनों को भी तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और वो कानूनों को तोड़ना जो है वही आपका यहाँ पर क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो बेटा, अब हमने क्या नगाड़ा बजा दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का धमाके के साथ, मतलब अब हमें शुरू करना है, ठीक है ना, मूवमेंट। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे नॉन कोऑपरेशन में कोऑपरेट नहीं करना था, तो देखो सिविल डिसोबीडियंस पूछ ले, तो हमने इससे बात की ना, ब्रेक द कॉलोनियल लॉ कि जो आपके उपनिवेशी जो कानून बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के, उनको तोड़ना है। तो देखिए ड्यूरिंग दिस मूवमेंट पीपल वर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कोऑपरेशन, ठीक है ना, सिर्फ यही नहीं कहा गया कि हमें कोऑपरेट नहीं करना उसके साथ विद द ब्रिटिश, बट ऑल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज, बल्कि जो उनके बनाए हुए जो कानून हैं ब्रिटिशर्स के, ठीक है ना, उन औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी इसमें आह्वान किया गया। इसलिए मूवमेंट जो है इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये आपका सेकेंड मास मूवमेंट या मास एजिटेशन, ठीक है ना, या जन आंदोलन था दूसरा। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन एंड द सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। कैसे किया देखिए इसमें, thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories, कि बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया बेटा कि जो भी नमक बनाने के जो कारखाने थे ब्रिटिशर्स के, उनके सामने जाके प्रदर्शन किया और खुद नमक बनाया। इसका मतलब हम क्या उनके उस मोनोपोली ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट उसको तोड़ रहे हैं ना, ब्रेक कर रहे हैं उस लॉ को, ठीक है ना। द मूवमेंट स्प्रेड टू द एंटायर नेशन, पूरे भारत में आंदोलन फैल गया, ठीक है ना। कॉलोनियल लॉज वर वॉयलेटेड, साल्ट मैन्युफैक्चर इन वेरियस प्लेसेस, ये अभी हमने किया। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड एंड पिकेटिंग ऑफ लिक्विड शॉप्स, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों की पिकेटिंग करना मतलब बंद करना, उन्हें बंद किया गया। एंड पीजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, कि गांव वाले किसान जो थे उन्होंने क्या लगान देने से और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया।
मतलब हम वही ब्रेक कर रहे हैं उन लॉज को, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स के। और इसके साथ साथ बेटा इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल, ठीक है। बहुत सारे क्योंकि हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट एरिया रिजर्व बना दिए गए थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो अलाउ नहीं करते थे वहाँ पर उन जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको जाने के लिए, या फ्यूल वुड या फ्रूट्स इकट्ठा करने के लिए, या उनकी कैटल ग्रेसिंग के लिए अलाउ नहीं करते थे। इसलिए अब वो जंगलों में घुस गए, ठीक है ना, और वहाँ उन्होंने उन कानूनों को तोड़ा। कानून कैसे तोड़ा? जंगल में घुस कर, क्योंकि जाने की मनाही थी ना, तो कानून तोड़ा। उसके साथ में उन्होंने वहाँ से जंगल जलावन के लिए लकड़ी लेना, या अपने पशुओं को चराना, या जो इंपॉर्टेंट मटेरियल वहाँ था उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने भी इन कानूनों को तोड़ना शुरू किया। तो इसीलिए आपका ये क्या नेशन वाइड सेकेंड मास स्ट्रगल मूवमेंट बन गया। कौन सा बेटा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।